एक सवाल जो हर नार्सिसिस्ट सर्वाइवर पूछता है वो ये है कि अगर ये मुझसे इतनी नफरत करता है तो ये वापस क्यों आया? बताइए क्यों आया? नहीं समझ आता क्योंकि इनके बिहेवियर में इतनी कुछ खौफनाक इनके इरादे रहते हैं ना कि कुछ समझ ही नहीं सकते। अभी रिसेंटली कितने खौफनाक बातें आई हैं कि कुछ जो फियांसीज हैं या वाइफ्स हैं उन्होंने अपने हस्बैंड्स का फियांसेस का मर्डर कर दिया या करवा दिया। तो कहीं न कहीं तो दिमाग में खुराफाती ये चीज़ें चल रही थी ना, और उस खौफ़नाक मंज़र को हम सोचें तो हम घबरा जाएँ एक आम इंसान, इन्होंने तो वो करके दिखा दिया। तो कुछ ना कुछ तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है ना, तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला व्यक्ति जब वापस हमारे पास आता है तो उसके इरादे नेक तो नहीं हो सकते, ये तो आप मान के चलिए। और इस वीडियो में हम ये बातें करेंगे कि भई वो आपकी लाइफ में वापस क्यों आया। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन-सा पॉइंट आपको बिल्कुल दिल को छुआ। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो पहला पॉइंट है, नार्सिसिस्ट प्यार की वजह से वापस नहीं आया, कंट्रोल की वजह से वापस आया। वो आप पे कंट्रोल चाहता है, आपकी गर्दन नप्पी होनी चाहिए, तब जाके उसको सैटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि उसका ईगो इस बात से ट्रिगर हो जाता है कि आप उसके बिना खुश रह सकते हैं। हाउ डेयर यू! बहुत बार बहुत लेडीज़ या बहुत मेन, अभी मुझे किसी दूसरे कंट्री से किसी ने बोला, उनका कॉल आया कि मैम मेरी वाइफ़ वापस आ गई है, मैं क्या करूँ? क्योंकि 1 दिन पहले उनकी वाइफ़ ने बोला था कि वो अपनी पेरेंट्स के यहाँ चली गई थी और बोला था कि मैं अब डिवोर्स लेके ही मानेंगे हम लोग और मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में तुम्हारा मुँह नहीं देखूँगी, मेरा लॉयर तुमसे बात करेगा, मैं कल ही डिवोर्स पेपर्स भिजवा रही हूँ। ये व्यक्ति तो चाहता ही था 10 साल की शादी के बाद अलग होना, क्योंकि जीना मुश्किल कर दिया था। एनपीडी थी इनकी वाइफ़, और इन्हें वीडियो से और जगहों से सुन के समझ के ख़्याल आया कि कहीं ये अब्यूज़ तो नहीं है। 10 साल में इनको ये समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं फ़ेस कर रहा हूँ वो एक अब्यूज़ है। हाँ, सिम्पटम्स बता रहे थे कि मेरी माँ जब भी घर आती हैं तो बिल्कुल खाना तो उस दिन किचन बंद ही रहती है, खाना तो बनता ही नहीं। बाहर से ऑर्डर करें, कुछ करें, और अगर बाहर से भी ऑर्डर कर लिया तो भी हमें घूर-घूर के देखेंगी, हमारे साथ नहीं बैठेंगी। और गलती से मेरी बहन का कॉल आ गया तो किचन में और दूसरे कमरे में बर्तनों की, सामान की ठक, ठक, ठक इस तरह आवाज़ें आनी शुरू हो जाएँगी, जैसे मैंने कितना बड़ा पाप कर लिया और मेरी बहन का एक कॉल मैं आराम से, इत्मीनान से ले भी नहीं पाता। और मैंने फाइनली उसको मना कर दिया कि भई घर में जब मैं ऑफ़िस में होता हूँ तभी बात करना, तभी कॉल करना, घर में प्लीज़ मुझे कॉल मत करो। ये नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। और बच्चों को भी वो लेडी ने अपने हस्बैंड के खिलाफ कर दिया था। तो बहुत सारे सिम्पटम्स इस तरह के आते हैं जो नॉर्मल नहीं हैं। देखिए, एडजस्टमेंट इश्यूज़ और बातें हैं। कई लोग ये भी सोच सकते हैं, और ऐसा भी होता है कि जो लेडीज़ आर सफरिंग बिकॉज़ एक्चुअली द मदर इन लॉ और द सिस्टर इन लॉ, ये तो नॉर्मल एडजस्टमेंट इश्यूज़ तना-तनी भी होती है ना। लेकिन इतना ज़्यादा कि व्यक्ति को मजबूर कर देना कि 5 रुपए भी वो अपनी मन मर्ज़ी से अपनी माँ या बहन को नहीं दे सकता, अलाउड ही नहीं है। कमा वो रहा है, आप कमा भी नहीं रहे, लेकिन सारा अकाउंट्स और सारा आपके बैंक के पासवर्ड्स, आपके मोबाइल के पासवर्ड्स उनके पास है। आप कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना मिल रहे हैं, वो सब इनको पता होना चाहिए। आप अपनी माँ के घर नहीं जा सकते, इनकी परमिशन के बिना। आप अपनी बहन से मिलने नहीं जा सकते, इनकी परमिशन के बिना। आप बताइए, ये नॉर्मल है? लेकिन लोग ये अब्यूज़ सहते जाते हैं कि शायद ये ठीक हो जाए, शायद हालात सुधर जाए।
इनकी फिर मदर्स भी, इनकी सिस्टर्स, भाई बहन भी बोलते कि भाई तू अपनी घर में रह, खुश रह, अपनी परिवार मत तोड़, अपना घर संसार मत तोड़, हमारे पीछे हम तो हैं ही हैं, खून का बंधन है, खून के रिश्ते हैं, वो कहाँ टूटेंगे, तो अभी अपना घर संवार। तो ऐसे लोग तो इस तरह की भाषा बोलते हैं। मगर अगर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्ड वाइफ है तो उनकी हरकतें इस टाइप की होंगी ही होंगी। और दूसरा पॉइंट है कि ये नार्सिस वापस कब आता है, जब दूसरी जगह से सप्लाई मिलनी बंद हो जाती है। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति ने बोला कि मैम मेरी वाइफ वापस आ गई है। आई थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन बताया नहीं कि थोड़ी देर के लिए आई, धौंस के साथ धमक गई कि वो इंसान घबरा गया कि क्या हो गया, मतलब बिना बताए और बिल्कुल अकड़ के और बेअदबी के साथ और आंखों में ऐसे खूंखार बना कि वो मैसेज उसके आ रहे हैं लेकिन वो कॉल पे बात नहीं कर पा रहा कि मैं बात नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ मैसेज कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे आपकी वाइफ आई है, आप खौफ में क्यों है? और अगर आप है तो ये नॉर्मल नहीं है। तो यहाँ पर अब उन लेडी के घर वाले अब तंग हो गए, उनका भाई परेशान हो गया, भाभी परेशान हो गई कि ये तो उनका घर तोड़ाने पे लगी हुई थी, क्योंकि सप्लाई चाहिए ना कहीं किसी ना किसी को इनको तंग करना है। और क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि सैडिस्टिक प्लेजर है। हम और आप तो अपने नॉर्मल चीज़ों में, कामों में थक जाते हैं कि हमें आराम चाहिए थकान मिटाने के लिए। इनकी थकान कैसे उतरती है? जब तक ये दूसरों के अंदर कांड ना करा दे, इनकी थकान तब उतरती है। तो इसीलिए तो डिसऑर्डर है ना, इसीलिए तो मानसिक बीमारी है। तो ये तब आते हैं वापस जब इनकी सप्लाई पुरानी दूसरी नई जगह से ख़त्म हो जाती है और ये रियलाइज़ करते हैं कि इनको ही पकड़ती हूँ, यहाँ तो बहुत ईज़ी था, यहाँ तो कभी भी आ सकते हैं। और जो बाकी जो नॉन नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, फैमिली मेंबर है या इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी, ये लोग फिर से वापस आने की चेष्टा करते रहते हैं, क्योंकि बाहर इनको वो जगह नहीं मिलती जो पहली जगह में मिला हुआ था। तो शराफत में परिवार या ऑर्गेनाइजेशंस फंस जाते हैं। तो इसीलिए ये आपके साथ वीडियोस, ये बातें, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो भाई संभलिए और संभालिए अपने आप को भी, अपने आसपास के लोगों को भी। और तीसरा कारण है ये वापस क्यों आते हैं नार्सिसिस्ट, आपको चेक करने के लिए कि आप उनके बिना कैसे रह रहे हैं, और गलती से अगर आप खुश हैं तो हाउ डेयर यू, यही इनका अंदाज होता है। अभी कुछ दिन पहले एक लड़के की जो गर्लफ्रेंड थी, पर वो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, किसी तरह उसने अपना पीछा छुड़ाया और उसके बाद उसने बोल दिया वी आर ओवर, और बहुत इज्जत के साथ, बहुत डिग्निटी के साथ एग्जिट करने का सोच रहा था। हमारे साथ थेरेपी में था तो हमने वी made him draw his boundaries through boundary empowerment therapy, boundaries enhancement therapy। हमने उसकी बाउंड्रीज बनवाने की कोशिशें की और वो बहुत इज्जत से, डिग्निटी से एग्जिट कर रहा था। फिर कॉल आने लगे, मैसेजेस लंबे आने लगे और वो बेचारा के आंसर्स कर रहा है कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, आई मिस यू, मैं आ जाती हूँ इधर। भैया वी आर ओवर के स्पेलिंग्स उसके अलग थे या गलत थे क्या? क्लियरली जब बोल दिया था वी आर ओवर और बात एकदम लाइन ड्रॉ हो गई थी, फिर बार बार इस तरह करना। कॉल्स पे सेकंड मेरे सामने 50 कॉल आ गए, वो उठा नहीं रहा, फिर कॉल, वो उठा नहीं रहा, फिर कॉल। मैंने कहा प्लीज़ मत उठाओ, पर वो बोला मैम देखो मैं क्या करूं, 21 साल का लड़का, छोटा उम्र है, लेकिन हनी ट्रैप में फंस गया, अच्छे परिवार का है और यहाँ पर शी वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्ट्रगलिंग फैमिली वन कैन से। तो अब जो भी रीजंस होंगे, लेकिन अगर हम डिग्निटी के साथ एग्जिट करना चाहते हैं कि भाई हो गया, आप भी एडल्ट हो, मैं भी एडल्ट हूँ, अभी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, कोई गाली नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, तो इन्होंने क्या किया, उनके घर वालों को कॉल करके उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी।
आप बताइए, ये नॉर्मल है? इसको प्यार बोलते हैं, इसको त्याग बोलते हैं, इसको समर्पण कहते हैं। ये सच में लव है क्या? कि गालियां देना एक दूसरे को, और उसके बाद अगर ये कुछ बोले, कन्फ्रंट करे, तो बोले कि मैं तो प्यार करती हूँ तुमसे इसलिए तो तुम्हें ही गाली दे रही हूँ, किसी और को तो नहीं दे रही। और फिर ये भाई साहब वापस थोड़े से सॉफ्ट होने लग जाते हैं कि हाँ शायद। तो ऐसे छोटी 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 चीज़ों से क्लॉड इनटू द अदर पर्सन कि उसको छोड़ना ही नहीं रिश्ते को, क्योंकि ये इतना इजी सप्लाई है। और मैंने उसको बोला कि तुम तो एटीएम अंकल हो, इसीलिए वो कैसे छोड़ेगी तुमको, यू हैव टू स्टॉप। क्योंकि अभी तक वो उसके क्रेडिट कार्ड्स बिल भी पे कर रहा था। नहीं बेचारी कैसे पे करेगी, उसको तो इतनी जॉब भी नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो आपने ठेका ले रखा है, आप उसके पिताजी हो, यू हैव टू ड्रॉ अ बाउंड्री ना। आप गाली नहीं दे रहे, आप कुछ उसके बारे में कुछ गलत चीज़ें नहीं फैला रहे, और यहाँ ये उसके घर वालों को फ़ोन कर कर के उन्हें गालियाँ दे रही है। तो जब ऐसे लोग इस तरह करते हैं तो क्यों करते हैं? अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए और चेक करने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि उसके बाद इसने एक्यूज़ भी किया कि तुम उस डेटिंग ऐप में थे, तुम उस डेटिंग ऐप में थे। तो भाई आप भी तो स्टॉक कर रहे थे, क्यों स्टॉक कर रहे थे? ये नॉर्मल नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये समर्पण नहीं है। लव का मतलब है ट्रस्ट और रिस्पेक्ट। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, काहे का रिश्ता? और क्यों वो रिश्ता निभाया भी जाए? तो ये पब्लिक अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है होवरिंग, और ये बहुत खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। होवरिंग यानी स्टॉक करना, आपके आसपास आपके दोस्तों को कॉल करना, उनसे बात करना, आपके कलीग्स को फ़ोन करना, उनसे बात करना, आपके नेबरहुड में आ जाना, आपको धमकी देना कि मैं वहाँ आ जाऊँगी, मैं तुम्हारे घर के पास में मिलूँगी, मैं तुम्हारे ऑफिस में के पास में खड़ी हो जाऊँगी, देखती हूँ तुम कितना मुझसे बचते हो। ये क्या है? फिर चाहे वो लड़की एनपीडी है, चाहे वो लड़का एनपीडी है, हरकतें तो सेम होंगी ना, क्योंकि जो बीमारी है उसी मुताबिक सिम्टम्स होंगे, है ना? तो ये जो होवरिंग है, आसपास मधुमक्खी की तरह बिन बिनाते रहना कि वो आपको भूल ही ना पाए, और खौफ में बहुत लोग वापस रिलेशनशिप रख लेते हैं या किसी और के थ्रू, आप कोई बात नहीं, अभी माफ़ कर दो, अभी सेकंड चांस दे दो, ये नहीं करेगा, आगे से कुछ नहीं करेगा, मैं प्रॉमिस कर लेता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, ये आगे से आपको बिल्कुल ऐसे तंग नहीं करेगा, आप वापस इसको एक चांस तो दे दो, लड़का बहुत सीधा है, मुझे पता है ना, मैंने तो इसे बचपन से देखा है। मतलब बहुत तरह के लोगों को ये इकट्ठा करके होवरिंग आपके आसपास मंडराएंगे कि आप उस ट्रैप से बाहर ना निकल जाओ। एक जंजाल की तरह वो आपके फंसने वाली बात हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये कब आते हैं वापस? जब आप गलती से हिमाकत करते हो। किस चीज़ की हिमाकत करते हो? मूव ऑन करने की। हाउ डेयर यू। तो जब आप मूव ऑन करने लगते हो ना, तो भी ये फिर होवरिंग, फिर ये वापस आते हैं तो चेक करने कि मूव ऑन तूने करा तो कैसे करा। तू तो पहले ये बोलता था, ऐसे बोलता था, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी, मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूंगी, मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगी, मैं तेरे को तेरी नौकरी से निकलवा दूंगी, मैं तेरे बॉसेस के पास चली जाऊंगी। अगर लड़की एनपीटी है, लड़का है, वो भी यही भाषा बोलेगा, सिर्फ जेंडर ही तो बदला, भाषा तो सेम रही, नीयत तो सेम रही, तरीका तो सेम रहा। तो भाई ये प्यार नहीं है, ये प्यार की आड़ में एक ट्रैप है, और उसमें हमें फंसना नहीं है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप बताइए कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, दिल को छुआ, और अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो वो शेयर भी कर सकते हैं, या आपके किसी दोस्त ने एक्सपीरियंस किया है ना। अब छठा, लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या नार्सिसिस्ट बदल सकता है? यानी वो वापस आ रहा है तो शायद उसके दिल में प्यार उमड़ रहा है। मे बी डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। एक सेइंग है ना, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो
पॉन्डर। पर एक और है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। एक्चुअली नार्सिसिस्ट के साथ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है, लेकिन ये वापस क्यों आते हैं? देखने के लिए कि हम जिंदा हैं या नहीं और हम खुश हैं कि नहीं। अगर हम खुश हैं तो इनका दिल टूट जाता है, क्रैक हो जाता है हमारी खुशी से। लेकिन हमें क्या लगता है, शायद इनके मन में प्यार उमड़ आया तभी वापस आए। लेकिन नार्सिसिस्ट बदल नहीं सकते भाई। रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ थंब बोल रही हूँ, कि जितनी आपकी उम्र है उतने सेशंस चाहिए। आपकी उम्र 40 साल की है, आप नार्सिसिस्ट हैं तो 40 सेशंस चाहिए। आपकी उम्र 25 साल की है तो 25 सेशंस चाहिए। और सेशंस भी कोई विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट, जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी स्पेशलिस्ट हो। हर कोई नहीं कर सकता। और नार्सिसिस्ट को ट्रीट करना इतना आसान नहीं है। जैसे एड्स की भी दवा नहीं निकली, मैनेजमेंट होता है। ऐसे ही हम लोग जो थेरेपी करते हैं, बेड बाउंड्रीज एनहांसमेंट थेरेपी, उससे मैनेज होता है। तो बदल नहीं सकता, मैनेज होता है। और अगर कोई वाकई में बदलना चाहता है तो उसे रेगुलर कंसिस्टेंटली थेरेपी में आना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार लोग ये थेरेपी में आते हैं लेकिन बाद में 1 या 2 सेशंस के बाद बोलते हैं मैं तो ठीक हूँ, इसको ठीक कर दो डॉक्टर साहब आप, मैं तो ठीक हूँ। तो नार्सिसिस्ट अपने आप को तो कभी भी नहीं मानता कि उसमें कोई कमी है। हाँ, उसके जो पड़ोसी हैं, उसके जो आसपास लोग रहते हैं, कमियां तो उनमें है ना। तो इसलिए सावधान। नार्सिसिस्ट बदल नहीं सकता, लेकिन बाउंड्रीज से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। बट दैट ऑल्सो यू नीड थेरेपी। जो नॉन नार्सिसिस्ट फैमिली मेंबर है, थेरेपी किसको चाहिए? उसको चाहिए। मैनेज किसको करना है? नार्सिसिस्ट को। बहुत बार लोग पूछते हैं हम क्या, हमारे आने से क्या होगा? भैया आप ही के आने से, वो जब हम बाउंड्रीज एनहांसमेंट थेरेपी लगाएंगे तो मैनेजमेंट आपके नार्सिसिस्ट जो आपके व्यक्ति है आपकी लाइफ में, उसका होगा। आप सीख पाएंगे, कर पाएंगे, देख पाएंगे, एक्ट कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे वो चेंजेस आना। तो याद रखिए, नार्सिसिस्ट का वापस आना हमेशा और तकरीबन हमेशा प्यार की निशानी नहीं होता। वो इस बात का ही सबूत है कि वो वापस आना चाहता है आपकी खुशी में खलल डालने के लिए, क्योंकि उसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि आप उसके बिना खुश भी रह सकते। तो आपको अपने दिल को स्ट्रॉन्ग बनाना है। दिल तो पागल है ना, दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है, बहुत जल्दी पसीज जाता है इनके आने पे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है। कंडीशंस के साथ ही आप इनको वापस एक्सेप्ट करें, अगर करना हो वो भी आप एक प्रॉपर थेरेपी में रहते हुए, बिना थेरेपी में रहते हुए अगर आप इनको वापस एक्सेप्ट करेंगे तो अगेन हार्ट ब्रेक होना स्वाभाविक है, होगा ही होगा। तो सावधान रहिए, है ना। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, भर भर के शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी करिए, बटन दबा दीजिए सब्सक्राइब का। और अपने बारे में, अपने किसी ऐसे साथी के बारे में जिसको आप जानते हैं कि वो नार्सिसिस्ट अब्यूज से गुजर रहा है, उसके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। आपके जब एक्सपीरियंसेस आप कमेंट्स में शेयर करते हैं तो भी बहुत लोग बोलते हैं, पढ़ के भी समझ आता है कि हम और क्या कर सकते हैं। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जगती है आपके द्वारा। करेंगे ना आप? बहुत बहुत धन्यवाद।